अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 8। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं, फिर इसके फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट लेंगे। तो यहां पे लिखा हुआ है दी फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस आर 4, 6, 16, 40 एंड 84। तो आपको बेसिकली एक सीक्वेंस बताया गया है और उस सीक्वेंस में उसकी सिर्फ पहली 5 टर्म्स बताई गई हैं। जैसे पहली टर्म 4 है, दूसरी टर्म 6 है, थर्ड टर्म 16 है, फोर्थ टर्म 40 है और फिफ्थ टर्म 84 है। तो एक 5 टर्म्स वाला आपको यहां पर सीक्वेंस जो है वो बताया गया है। तो पहले पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है एक्सप्लेन इफ द टर्म्स बिलोंग टू अ क्वाड्रेटिक और क्यूबिक सीक्वेंस। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपने एक्सप्लेन करके दिखाना है कि ऊपर जो आपको 5 टर्म्स वाला सीक्वेंस गिवन है, ये सीक्वेंस कोई क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है या क्यूबिक सीक्वेंस है। तो मैं आपको पिछले क्वेश्चन में समझा चुका हूं कि हम किसी सीक्वेंस को क्वाड्रेटिक सीक्वेंस तब बोलते हैं जब उसका सेकंड डिफरेंस कोई सेम नंबर आ जाए, कोई सेम कांस्टेंट आ जाए जो कि 0 ना हो। और इसी तरीके से हम किसी सीक्वेंस को क्यूबिक सीक्वेंस बोलेंगे अगर उस सीक्वेंस का थर्ड डिफरेंस कोई सेम नंबर आ जाए जो कि 0 नहीं होना चाहिए। तो हमें यहां पे 3 डिफरेंस निकालने पड़ेंगे। अगर इस सीक्वेंस का सेकंड डिफरेंस सेम आ गया तो हम कहेंगे ये क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है, और अगर इस सीक्वेंस का थर्ड डिफरेंस सेम आ गया तो तब हम कहेंगे ये क्यूबिक सीक्वेंस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट वाले पार्ट से। तो किसी भी सीक्वेंस को क्वाड्रेटिक या क्यूबिक प्रूफ करना हो तो पहला काम ये होता है कि उसको जो सीक्वेंस लिखा हुआ है उसको उसके टर्म्स नंबर के लिहाज से मेंशन करें। जैसे आप देखिए पहली टर्म 4 लिखी हुई है तो आप यहां पे लिखेंगे T1 यानी टर्म नंबर 1 और उसके नीचे लिख देंगे 4। अब इसी तरह मेंशन करते जाएं। T2 का मतलब होगा सेकंड टर्म आपके पास कितनी है 6। इसी तरीके से T3 होता है, T3 का मतलब होता है थर्ड टर्म आपके पास कितनी है 16। इसी तरीके से निकालेंगे T4, जो आपको है टर्म नंबर 4 जो कि ऊपर गिवन है 40, वो आप यहाँ पे लिख दें 40। और लास्ट टर्म, क्योंकि 5 टर्म्स वाला सीक्वेंस आपको गिवन है तो 5वीं टर्म जो है, 5th टर्म जो है वो 84 है, तो 40 के आगे आप लिख दें 84। सबसे पहला स्टेप तो आपने ये कर लिया। अब आप इनका क्या फाइंड आउट करेंगे, अब आप इनके डिफरेंसेस फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आप इनका फर्स्ट डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट डिफरेंस का मतलब होता है कि ये जो आपके पास टर्म्स लिखी हुई है ओरिजिनल सीक्वेंस में, आप इनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, इनका एक तरह का गैप फाइंड आउट करेंगे हर 2 टर्म्स के दरमियान। उसका मेथड ये होता है कि आप हर अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करेंगे। जैसे 4 से अगली टर्म क्या है 6, तो आप क्या करेंगे 6 में से माइनस कर देंगे पिछली टर्म यानी 4 को। तो 6 - 4 कितना होता है, वो होता है 2। तो इस डिफरेंस का मतलब क्या होगा, इस डिफरेंस का मतलब ये होगा कि अगर 6 और 4 में 2 का गैप है तो इसका मीनिंग ये बनेगा कि 4 में ये डिफरेंस यानी 2 ऐड करने से आपको लाजमी अगली टर्म मिलती होगी। तो देखिए 4 + 2 कितना होता है 6 होता है। तो इस तरीके से आपने तमाम डिफरेंस को लिखते जाना है। अब 6 से अगली टर्म क्या है 16, तो अब आप क्या करेंगे 16 में से पिछली टर्म जो कि 6 थी उसको माइनस करेंगे। 16 - 6 क्या आएगा 10। इसका मतलब है 6 में अगर 10 ऐड कर दिया जाए तो आपको अगली टर्म 16 मिल जाएगी। ये आपने कोड डिफरेंस निकाल लिया। अब 16 से अगली टर्म क्या है, वो है 40। तो यानी अब आप 40 में से 16 को माइनस करेंगे। अब 40 - 16 कितना होता है, वो होता है 24। तो इसका मतलब आपको 24 मिलेगा। इसका मतलब 16 में आप 24 ऐड करें तो आपको क्या मिलता है, मिलता है 40 जो कि अगली टर्म है। अब 40 से अगली टर्म क्या है 84, तो इसका भी डिफरेंस निकालेंगे यानी अगली टर्म 84 में से क्या माइनस कर देंगे पिछली टर्म 40। तो अब आप देखें 84 - 40 कितना होता है, वो होता है 44। तो यहाँ पर आपके पास ये वाला भी एक डिफरेंस आ गया और इसका मतलब यही लिया जाएगा कि 40 में 44 ऐड करने से अगली टर्म जो कि 84 है वो मिल जाती है। तो यहां तक हमने फर्स्ट डिफरेंस निकाल लिया। अब जब आप फर्स्ट डिफरेंस निकाल लेंगे, अब आपका अगला काम होगा सेकंड डिफरेंस को फाइंड आउट करना। अब आप यहां पे लिखेंगे सेकंड डिफरेंस। अब ये हम दूसरी बार डिफरेंस निकालने जा रहे हैं। अब ये डिफरेंस कैसे निकाला जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने जो पहले डिफरेंस निकाले होंगे ये सारे के सारे 2, 10, 24, 44, अब आपने इनका आपस में गैप निकालना है, इनका आपस में डिफरेंस निकालना है। इसको ही हम सेकंड डिफरेंस बोलेंगे। जैसे आप देखें यहां पर भी यूं ही करेंगे कि 2 से आगे क्या लिखा हुआ है 10, तो हर अगली टर्म में से हम पिछली टर्म को माइनस करेंगे। तो ये तो हमारे पहले वाले डिफरेंस हो गए थे 84 - 40 44 था, ये मैं लिखना भूल गया था, अब लिखा है। तो अब सेकंड डिफरेंस की बात कर रहा हूं तो 2 से आगे क्या लिखा हुआ है 10, तो 10 में से माइनस कर दें पिछली टर्म 2, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास 8। तो आप यहाँ पे लिख दें 8, ठीक है। और इसका मतलब ये लिया जाएगा कि +2 में +8 करें तो आप देखें आपको अगली टर्म +10 मिल जाती है। तो इसका मीनिंग भी यही बनेगा। अब आप आगे देखें 10 के आगे क्या लिखा हुआ है 24, तो अब आप 24 में से
10 को क्या कर देंगे माइनस, अगली टर्म में से एक तरह का आप कह लें पिछली टर्म माइनस करें, तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 14। 24 माइनस 10 कितना होता है, वो होता है 14। तो यहाँ पे आ गया 14। इसका मतलब ये बनेगा, आप देखिए 10 में 14 ऐड करने से आपको अगली टर्म 24 मिल जाती है। तो ये मैं इनको टर्म बोल रहा हूँ क्योंकि कॉमर्स के साथ लिखा हुआ है, वैसे आपको पता है तमाम के तमाम डिफरेंसेस हैं। अब इसी तरीके से 24 से आगे क्या लिखा हुआ है 44, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 44 माइनस 24, यानी आपने अगली टर्म में से माइनस की है पिछली टर्म, या आप कह लें अगले नंबर में से माइनस किया पिछला नंबर। तो 44 माइनस 24 कितना होता है, वो होता है 20। इसका मतलब अगर आप 24 में 20 ऐड करते हैं तो आपको अगली ये जो नंबर है प्लस 44 या टर्म कह लें वो आपको मिल जाएगा। तो देखिए आपने सेकंड डिफरेंस भी निकाल लिए, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेकंड डिफरेंस सेम नंबर नहीं आ रहा। पहला यहाँ पर जो डिफरेंस लिखा हुआ वो 8 है, दूसरा 14 है, तीसरा 20 है। तो अगर किसी सीक्वेंस का इस तरह निकालने के बाद सेकंड डिफरेंस सेम ना आए तो वो क्वाड्रेटिक सीक्वेंस तो नहीं हो सकता, यानी ये क्वाड्रेटिक सीक्वेंस नहीं है क्योंकि इसका सेकंड डिफरेंस कोई सेम नंबर नहीं आ रहा। अब इसका मतलब फिर क्या हो सकता है, शायद ये क्यूबिक सीक्वेंस हो, तो उसके लिए आपको हमेशा थर्ड डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे थर्ड डिफरेंस, तो वो भी कुछ इसी तरीके से निकालेंगे जिस तरह हम पीछे डिफरेंस निकालते आ रहे हैं ताकि आसानी हो जाए। तो थर्ड डिफरेंस निकालने के लिए ये जो आपके सेकंड डिफरेंस आएंगे इनके दरमियान आपने गैप फाइंड आउट करना है, और रूल वही होगा कि हर अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करना है, या आप कह लें अगले नंबर में से पिछले नंबर को माइनस करना है। अगर मैं टर्म का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो आप समझ जाइएगा मैं इन्हीं को बोल रहा हूँ, 8, 14 और 20 को टर्म्स बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखें 8 के आगे क्या लिखा हुआ है 14, तो आप क्या करेंगे 14 में से माइनस कर देंगे पिछले नंबर को जो कि 8 था, या पिछली टर्म को जो कि 8 थी। तो 14 माइनस 8 कितना होता है, वो होता है 6। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 6। तो आप देखिए यहाँ पे लिख दें 6। इसका मीनिंग भी यही है कि 8 में 6 ऐड करने से आपको देखिए हमेशा अगले वाला नंबर जो कि 14 है वो मिल जाएगा। अब आप आगे चलें, 14 से आगे क्या लिखा हुआ है 20, तो 20 में से भी पिछला नंबर जो 14 था या पिछली टर्म जो थी 14 वो माइनस कर दें, तो 20 माइनस 14 कितना होता है, वो भी होता है 6। तो एक और आ गया आपके पास यहाँ पर 6। तो अब आप यहाँ पर नोटिस करें कि आपका जो थर्ड डिफरेंस है वो एक सेम नंबर आ रहा है। आप इस चीज़ को फॉलो करें कि आपका जो थर्ड डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, एक सेम नंबर 6। तो अगर किसी सीक्वेंस के इस तरह आप डिफरेंस फाइंड आउट करें और उसका थर्ड डिफरेंस कोई सेम नंबर आ जाए, इसका मतलब ये होता है कि वो जो सीक्वेंस है वो एक क्यूबिक सीक्वेंस है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि एज वी आर गेटिंग आ कॉमन मतलब सेम, एक जैसा, ठीक है, और ये नॉन जीरो होना चाहिए यानी जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसका आप आगे लिख भी दीजिएगा इसमें नॉन जीरो, यानी जीरो नहीं हो सकता ये। एज वी आर गेटिंग अ कॉमन नॉन जीरो थर्ड डिफरेंस, इसका थर्ड डिफरेंस है, थर्ड डिफरेंस, सो our given sequence is a cubic sequence. So our given sequence is a cubic sequence. तो ये हमने प्रूव कर दिया, इस बात को एक्सप्लेन कर दिया कि हमारे पहले पार्ट में जो उन्होंने कहा था कि ये क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, तो हमने प्रूव कर दिया क्योंकि इस सीक्वेंस का, ये ओरिजिनल सीक्वेंस हमारा, इस सीक्वेंस का थर्ड डिफरेंस क्योंकि हमारा सेम नंबर आ रहा है जो कि एक नॉन जीरो नंबर है, कॉमन नंबर है 6, तो अगर ऐसा थर्ड डिफरेंस सेम नंबर आ जाए तो उस सीक्वेंस को हम क्यूबिक सीक्वेंस बोलते हैं। तो ये हो गया हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट। अब पढ़ते हैं इसके सेकेंड पार्ट को। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने सेकंड वाले पार्ट को। तो आप सेकंड पार्ट में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फाइंड इन टर्म्स ऑफ एन अ फॉर्मूला फॉर द जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। और आप जानते हैं किसी भी सीक्वेंस की जनरल टर्म, जिसको हम nth टर्म भी बोलते हैं, वो एक ऐसा फॉर्मूला होता है जिससे आप उस सीक्वेंस की कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। इनफैक्ट आप उस पूरे सीक्वेंस को जनरेट कर सकते हैं। तो अब आपने ये जो ओरिजिनल आपको सीक्वेंस दिया हुआ था, इसका जनरल टर्म का फॉर्मूला फाइंड आउट करके दिखाना है। तो अगर आपने किसी ऐसे सीक्वेंस का जनरल टर्म का फॉर्मूला फाइंड आउट करके दिखाना हो या उसकी जनरल टर्म फाइंड आउट करके दिखानी हो जो कि क्यूबिक सीक्वेंस हो, तो हमारे पास एक प्रॉपर मेथड है, हमें वही फॉलो करना पड़ता है और उसी मेथड से हम क्यूबिक सीक्वेंस की जनरल टर्म्स फाइंड आउट करके दिखा सकते हैं। तो आइए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि हमारे पास ये क्यूबिक सीक्वेंस है, हम प्रूव कर चुके हैं, तो जब भी किसी क्यूबिक सीक्वेंस का आपने जनरल टर्म फाइंड आउट करनी है या जनरल टर्म का फॉर्मूला आप कह लें फाइंड आउट करना है, तो आपने इस मेथड को फॉलो करना है। तो सबसे पहला स्टेप ये हुआ करेगा कि आप इसकी जो जनरल फॉर्म होती है इसकी nth टर्म की या जनरल फॉर्म की, उसको याद रखेंगे, उसी को यहां पर मेंशन करेंगे। तो आप यहां पे लिखेंगे लेट दी जनरल टर्म ऑफ क्यूबिक सीक्वेंस। ये आपने सिर्फ तभी यूज़ करनी है जब आपके पास कोई क्यूबिक सीक्वेंस हो, क्योंकि हमारे पास क्यूबिक सीक्वेंस है तो तभी आपने याद रखना। तो जनरल टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं Tn के साथ। आगे आपने याद रखना है इक्वल्स टू का साइन an³ प्लस bn² प्लस cn प्लस d।
तो कोई भी आपके पास जो क्यूबिक सीक्वेंस होगा उसका जो जनरल टर्म का फॉर्मूला होगा वो कुछ इस फॉर्म का होगा। बस फर्क ये है कि इसमें जो ए आ रहा है ये आपको फाइंड आउट करना होगा, जो बी है वो फाइंड आउट करना होगा, जो सी है वो फाइंड आउट करना होगा और जो डी है वो फाइंड आउट करना होगा। जब आप तमाम वैल्यूज को फाइंड आउट करके इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो आपको हमेशा आपके क्यूबिक सीक्वेंस के जनरल टर्म या nth टर्म आप उसको कह सकते हैं, जनरल टर्म का फॉर्मूला है वो पता चल जाया करेगा। तो इसलिए आपका पहला स्टेप ये हुआ करेगा। अब हमने इनके फॉर्मूलाज लिखने हैं कि ए को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बी को, सी को, डी को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ए को फाइंड आउट करना है। तो याद रखें क्यूबिक सीक्वेंस में ए को फाइंड आउट करने के लिए आपने थर्ड डिफरेंस को पहले लिखना है यहाँ पर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास जो क्यूबिक सीक्वेंस था उसका थर्ड डिफरेंस क्या आ रहा था, तो वो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। तो आप देखें थर्ड डिफरेंस सेम था, वो ऊपर मेंशन भी है कि थर्ड डिफरेंस क्या था 6, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 6। और अब आप क्या करेंगे, इस ए को फाइंड आउट करने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया करेंगे। आप लिखा करेंगे 6a, हमेशा आप 6a लिखेंगे और इसको इक्वल रखा करेंगे इस थर्ड डिफरेंस के। हमारा थर्ड डिफरेंस क्या है, वो है 6। तो हमेशा यही करना है आपने, ठीक है। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 6 मल्टीप्लाई हो रहा है ए से, तो 6 वहाँ दूसरी तरफ मूव करेंगे तो वहाँ जाके उस 6 को डिवाइड करेगा। तो ये वाला ए वैसे ही रहेगा और ये जो 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था ए के साथ, ये वहाँ जाकर इस 6 को क्या करेगा, डिवाइड। आप जानते हैं 6 1 टाइम 6, 6 1 टाइम 6 और 1/1 का मतलब होता है 1। तो आपके पास ए की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली आपने, वो क्या आ गई 1। तो देखिए एक वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली ए की। अब हमने फाइंड आउट करनी है वैल्यू बी की। तो बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए भी आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, वो है 12a प्लस 2b। ये जनरल फॉर्मूलाज हैं, ये आपने याद रखने हमेशा, 12a प्लस 2b। और इसको आपने हमेशा इक्वल रखना है उस डिफरेंस के जो पहले और तीसरे डिफरेंस के दरमियान लिखा होगा। देखें ये पहला डिफरेंस है और ये थर्ड डिफरेंस है। तो फर्स्ट और थर्ड डिफरेंस के दरमियान ये जो फर्स्ट आपके पास यहाँ पे डिफरेंस लिखा हुआ है, जिसका नाम जो सेकंड डिफरेंस की रो में है, इसके इक्वल आपने इसको लिखना है। ये बेसिकली डिफरेंस आया कहाँ से है, ये ऊपर पहली और ये जो दूसरा आपके पास कहते हैं डिफरेंस था, इन दोनों का डिफरेंस था ये 8। तो आपने हमेशा बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये जो सेकंड डिफरेंस में पहली एंट्री होगी, पहली आप कह ले टर्म होगी, आपने हमेशा 12a प्लस 2b को इसी के इक्वल रखना है। तो 12a प्लस 2b किसके इक्वल आएगा, इस 8 के इक्वल, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको लिखेंगे इस 8 के इक्वल। अब देखिए ऊपर आपके पास a की वैल्यू 1 है, वो आप जस्ट यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 12, a की जगह पे वैल्यू 1 क्योंकि हमने ऊपर फाइंड आउट की हुई है, प्लस 2b वैसे का वैसे ही और आगे इक्वल टू 8। अब सॉल्व कर लें, 12 1 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 12, आगे प्लस 2b वैसे का वैसे ही इक्वल्स टू 8 वैसे का वैसे ही। ये 12 यहाँ पर ऐड हो रहा है, जो अब जब इस 12 को आप इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे वहाँ जाके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पे रहेगा 2b, यहाँ पे रहेगा 8 और ये प्लस 12 यहाँ कर क्या हो जाएगा, -12। अब आप जानते हैं ये प्लस 8 है, वो -12 है, प्लस माइनस माइनस होता है, 12 में से 8 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 और साइन बड़ी वैल्यू का यानी 12 का, उसके पीछे है माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा -4 और यहाँ पे रह जाएगा 2b। अब 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ, तो b की वैल्यू निकालनी है तो 2 को हटाना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर दूसरी साइड पे क्या होगा, डिवाइड करेगा, यानी -4 के नीचे लिखेंगे 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स 4। तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई, वो आ गई -2। तो देखिए हमने b की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है, वो कितनी है, -2। यानी हमने a भी फाइंड आउट कर लिया, b भी फाइंड आउट कर लिया। और b फाइंड आउट करने का मेथड क्या है, आपने हमेशा 12a प्लस 2b लिखना है और इसको हमेशा इक्वल कर देना है जो सेकंड डिफरेंस में सबसे पहले लिखा होगा नंबर या पहला डिफरेंस लिखा होगा यहाँ पर, जिसको मैंने सर्कल भी किया हुआ है। तो ये अब हमने b फाइंड आउट कर लिया। अब हमने फाइंड आउट करना है c। तो अब c की वैल्यू को फाइंड आउट करने का भी हमारे पास एक मेथड है, वो भी हम यहाँ पर फॉलो करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो है इसकी c की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो c की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपने ये फॉर्मूला याद रखना है जो कि है 7a प्लस 3b प्लस c, और इसको आपने हमेशा इक्वल लिखना है जो आपने फर्स्ट डिफरेंस निकाला था पहली दो टर्म्स का, उसके इक्वल। तो आप देखें जो हमने फर्स्ट डिफरेंस निकाला है, ये हमारे पास फर्स्ट डिफरेंस निकाला हुआ है और इसमें जो ये पहली दो टर्म्स थी इनका जो डिफरेंस था वो था +2। तो इसके इक्वल आपने हमेशा इसको रखना है, यानी जब भी आपने c की वैल्यू निकालनी होगी तो ये जो पहली दो टर्म्स थी इनका जो डिफरेंस आया होगा, जो कि फर्स्ट डिफरेंस के सेक्शन में लिखा होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ +2, इसके इक्वल आपने इसको रखना है, इस सारी चीज़ को। तो 7a प्लस 3b प्लस c किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल, क्योंकि हमारे पास ऊपर आप देख सकते हैं पहली दो टर्म्स का जो डिफरेंस था फर्स्ट डिफरेंस के अंदर वो 2 था। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, हमेशा इसी तरीके से आपने फॉलो करनी है। अब देखें a की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, वो अभी हमने ऊपर फाइंड आउट करी है, a की वैल्यू 1 फाइंड आउट करी है, और b की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट करी हुई है, वो फाइंड आउट करी हुई है -2। तो सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करें, a की जगह पे 1 प्लस 3 वैसे ही, b की जगह पे -2 ऊपर से वैल्यू पुट कर दी, प्लस c वैसे का वैसे ही और इक्वल टू 2 वैसे का वैसे ही। 7 1 टाइम्स 7 होता है, इधर ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस,
3 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 6, आगे प्लस सी वैसे ही इक्वल्स टू 2 वैसे का वैसे ही, 7 माइनस 6 होता है 1, आगे हो गया 1 प्लस सी इक्वल्स टू 2, यहाँ पे 1 ऐड हो रहा है सी में, तो जब इस 1 को आप मूव करेंगे दूसरी तरफ तो वहाँ जाके 2 में से सब्ट्रैक्ट होगा, यानी यहाँ पे सी वैसे ही रहेगा, वहाँ पे 2 वैसे ही रहेगा, और ये प्लस 1 वहाँ जाके क्या हो जाएगा -1, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 - 1, वो कितनी आ गई आपके पास, वो 1 आ गई। तो देखें आपने सी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, तो ये हमने सी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। अब जस्ट किसकी रहेगी आपके पास वैल्यू, डी की वैल्यू आपके पास रह गई, ये अब हमने फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला भी अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो डी निकालने का फॉर्मूला हुआ करेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और इसको आपने हमेशा इक्वल रखना है सबसे पहली टर्म के। सबसे पहली टर्म आप देखें आपके सीक्वेंस की क्या है, तो आप ऊपर जाएं, आपके पास जो सबसे पहली टर्म है वो क्या है, वो है 4। याद रखिएगा आपने a प्लस बी प्लस सी प्लस डी को आपके जो सीक्वेंस की सबसे पहली टर्म थी, ओरिजिनल सीक्वेंस की जो पहली टर्म थी जो कि 4 है, उसके आपने इक्वल रखना है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उसको इक्वल टू 4। अब सारी वैल्यूज पुट कर दें, a की वैल्यू ऊपर फाइंड आउट करी हुई है वो 1 है, प्लस का साइन, b की वैल्यू देखें आपने क्या फाइंड आउट करी हुई है वो -2 है, तो b की जगह पे ब्रैकेट्स में -2 लिख दें। c की वैल्यू आपने भी ऊपर फाइंड आउट करी है वो 1 है, और d की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, उसकी जगह पे वैसे ही आएगा, और यहाँ पर 4 वैसे का वैसे ही, तो 1 वैसे का वैसे ही, ब्रैकेट्स ओपन करें, प्लस माइनस माइनस, आगे 2 वैसे का वैसे ही, प्लस 1 वैसे का वैसे ही, प्लस d इक्वल टू 4 वैसे का वैसे ही। अब 1 - 2 करेंगे तो आपको पता है -1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 - 1 1, और साइन बड़ी वैल्यू का यानी -1, आगे प्लस 1 वैसे ही, प्लस डी वैसे ही, और इक्वल टू 4 वैसे ही, और -1 प्लस 1 कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस 1 - 1 0 होता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, कट गया, और डी की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो हमने डी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली जो कि आ गई 4। अब हमने सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं, तो अब हम जस्ट अपनी ये जो जनरल टर्म थी क्यूबिक सीक्वेंस की, इसमें ए बी सी डी की वैल्यूज पुट कर देंगे, तो हमारे पास जनरल टर्म फाइंड आउट हमने कर ली। तो मैं पहले जनरल टर्म यहाँ पे लिखता हूँ, वो था टी एन इज इक्वल टू ए एन क्यूब प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी। अब आप इसमें ये सारी वैल्यूज पुट कर दें, a की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा 1n³। आप यहाँ पे 1 लिख दें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। तो आगे b की वैल्यू कितनी है, वो ऊपर देखिए -2 थी, इसके पीछे ये प्लस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो यहाँ पे -2 इस तरह लिख देता हूँ। आगे n² वैसे का वैसे ही, प्लस c की वैल्यू कितनी थी, c की वैल्यू 1 थी, आप यहाँ पे 1 लिख लें, 1n लिख लें तो भी ठीक है, खाली n लिख लें, इसका मतलब भी 1n ही है। और d की वैल्यू तो ऊपर लिखी हुई है +4, तो यहाँ पे आ जाएगा d की जगह पे +4। तो ये आपने अपने क्यूबिक सीक्वेंस की जनरल टर्म फाइंड आउट कर ली। इसमें आप n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो आपको ओरिजिनल सीक्वेंस की पहली टर्म मिल जाएगी, 2 पुट करेंगे तो ओरिजिनल सीक्वेंस की दूसरी टर्म मिल जाएगी, और इसी तरह हम इस चीज़ को आगे फॉलो करते रहेंगे। तो ये हमने जनरल टर्म फाइंड आउट कर ली। तो यहाँ पर हमारा ये थर्ड वाला पार्ट भी जो है वो फिनिश हो चुका है। अब हम करते हैं इसका सेकंड वाला पार्ट, सॉरी फिनिश हो चुका है। अब हम इसका करते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट को रीड करें तो इसमें लिखा हुआ है डिटर्मिन दी 21st टर्म। अब आपने इसी ओरिजिनल सीक्वेंस की 21st टर्म फाइंड आउट करके दिखानी है, यानी T21 फाइंड आउट करके दिखाना है। तो ये बहुत आसान है, हमें जब भी किसी सीक्वेंस का जनरल टर्म पता हो, हमें उसकी जनरल टर्म का फॉर्मूला पता हो, तो हम उसकी कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी अगर हमने T21 फाइंड आउट करके दिखाना है इसी सीक्वेंस का जिसकी ये जनरल टर्म हमने फाइंड आउट करी है, तो आप T21 का मतलब है आपने n की जगह पे जस्ट क्या पुट कर देना है 21। तो आप ऊपर जो जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखा हुआ है इसमें n की जगह पे जस्ट 21 पुट कर दें। तो मैं इसको लिखता हूँ T इस n की जगह पे 21 इक्वल्स टू इस n की जगह पे भी 21, और ऊपर इसके क्यूब वैसे का वैसे ही आएगा, -2, ये n² है तो n की जगह पे 21 और उस पर स्क्वायर, प्लस ये n है तो n की जगह पे जस्ट 21 और +4। तो मैंने ऊपर जो जनरल टर्म का फॉर्मूला था इसमें जहाँ जहाँ पे n था वहाँ पे 21 पुट कर दिया, क्योंकि मुझे इसी सीक्वेंस की जिसका जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखा हुआ था उसकी 21st टर्म चाहिए थी। अब ये सारी वैल्यूज़ आप कैलकुलेटर से बड़ी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आपको जल्दी से यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो आप ब्रैकेट्स लिखेंगे 21, उस पर आप जो है क्यूब यूज़ करेंगे। तो हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं, 2 मिनट, इसको मैं थोड़ा ठीक करके लिख दूँ 21, ठीक है, और इसके ऊपर क्यूब, ठीक है, और आगे माइनस का साइन 2, आगे 21 और ब्रैकेट क्लोज और इस पे स्क्वायर, फिर +21, ठीक है, और एंड पे +4। तो हमारे पास का कितना आंसर आ जाएगा 8404। तो ये हमने फाइंड आउट कर ली 8404, यानी इस सीक्वेंस की 21st टर्म जो बनती है वो 8404 बनती है। यही हमने फाइंड आउट करके दिखानी है। तो इस तरीके से हमने क्यूबिक सीक्वेंस पहचानना होता है, उसकी जनरल टर्म फाइंड आउट करनी होती है, और जब जनरल टर्म पता चल जाए तो फिर कोई भी उसकी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट मेथड है, ये आपने 1-2 दफ़ा आप देखेंगे करेंगे तो तब आपको ज़रूर ये अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन आपने इन फार्मूलाज को ऐसे ही याद रखना है कि किस चीज़ को किसके इक्वल रखना है ताकि आपके लिए आसानी हो। तो इंशाल्लाह आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।